कई बार ऐसा लगने लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने अब ये मान लिया है कि दाग अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ, जिस तरीके से आप लोग राजनीति में आए, आपने सड़क पर संघर्ष किया और आपकी उस वक्त यही कहते थे ना भाई कि बेईमानी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, तो उस पर डेंट तो लगा ना। और ऐसा डेंट लगा कि आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। देखिए, होता क्या है कि हिटलर के प्रचार सचिव गोएबल्स का एक सिद्धांत है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। जो जनादेश उसको आप कह रहे हैं कि जनता ने भ्रमित होकर वोट किया। आप आज अखिलेश जी, आप जाइए पूछिए दिल्ली की जनता से। 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को पंचायत सीरियल का फुलेरा गांव बना दिया है। हाँ, मैं देख रहा था एक ट्वीट आपने बना दिया है फुलेरा गांव। आपने कहा कि वो रेखा गुप्ता जी उसमें कलम में ढक्कन बंद करके हाँ, ऐसे करके वो साइन कर रही हैं, ऐसा कुछ था। उनको AQI और AIQ और इसका अंतर ही नहीं मालूम है। जो मुख्यमंत्री के पतिदेव हैं वो सरकार चला रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने मीडिया में उसकी फोटो जारी की है, देख लीजिए फुलेरा गांव की तस्वीर। आप इतनी मुखरता से अपनी आवाज़ अभी भी रख रहे हैं, सदन के अंदर आपको दहाड़ते हुए मैं सुनता हूं अक्सर, सड़क पर भी बोल रहे होते हैं। केजरीवाल जी इतने खामोश खामोश क्यों रहने लगे हैं? वो ऐसी पार्टी जिसने कहा था कि हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सड़क पर हमने संघर्ष किया, बाद में जनमत किया आपने, फिर पार्टी बनाई आपने, फिर दिल्ली में सरकार में आए। तो अब विपक्ष में भी अगर हैं तो केजरीवाल जी को उसी मुखरता के साथ, उसी प्रबलता के साथ सड़क पे क्यों नहीं रहना चाहिए? बोल रहे हैं ना। हाँ, कैसे? आप एक चीज बताइए, 2 महीने में एक मुद्दा बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो हमारी पार्टी पीछे हटी हो। नहीं, जैसे पहले विधानसभा में करते थे केजरीवाल जी। मुसलमानों की संस्था को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड अगर बना है, वक्फ बोर्ड, तो आप उसमें गैर मुस्लिम को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्यों उनके बीच में एक असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा, वक्फ बाय यूजर। नहीं तो वक्फ की जमीन के नाम पर वारे न्यारे भी तो हो रहे थे। महरौली हो, पटना का डाक बंगला चौराहा हो, एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, उसको कौड़ियों के भाव में जमीन दे दी मैं कह रहा हूं कि ये विवाद सभी धर्म के लोगों के साथ हो सकता है। 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं तो ना। उनको राष्ट्रपति क्यों मैं बनाया? 2 उदाहरण दे रहा हूं ना। शिलान्यास के मौके पे श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, प्रभु श्री राम के मंदिर का जब शिलान्यास हुआ। उद्घाटन के मौके पर जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता। लेकिन दोनों को राष्ट्रपति तो बीजेपी नहीं बनाया। अरे, मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा चिंता इस समय भाजपाइयों को मुसलमानों की होने लगी है। तो आप दीजिए ना भाई, क्या आपने किया है? आप बताइए ना, अपनी पार्टी के अंदर आपने क्या किया? सीए के नाम पे आप लोग डराया करते थे जनता को। कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? 2 साल हो गए लागू हुए कानून को। आप एक चीज बताइए मुझे, जो इन्होंने वहां पे पंजीकरण कराया आसाम के अंदर, आपको पता है ना 15 लाख हिंदू निकले उसमें। बंगाल में ही इतना हंगामा क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी पे आरोप लगा रही है बीजेपी, वो कह रही कि आपने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। देखिए, और कहीं तो इस तरह की हिंसा नहीं हुई, पलायन नहीं करना पड़ा हिंदुओं को। अखिलेश भाई, ऐसा है, 11 साल हो गए इनको। इनसे पूछिए 11 नाम बताएं जिस बांग्लादेशी को इन्होंने डिपोर्ट किया हो। नहीं, लेकिन आप ममता बनर्जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इस नाते तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है ना। ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल है। लेकिन मैंने 3 साल का आंकड़ा पढ़ा था। ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो शब्द उनके मुंह से जरूर निकले रामजी लाल सुमन के, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बात कहलवाई है ताकि राजपूत वर्सेस दलित हो जाए। अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा मिल जाए। मनगढ़ंत काल्पनिक बातें करना वो ठीक नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल लंबे वक्त तक इस देश में चलता रहा। बीजेपी कहती है, तर्क देती है। अब हिंदुओं की बात हो रही है तो विपक्ष को आपत्ति है इसमें। पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से कैसे हुई थी? थोड़ा पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से ऐसी हुई थी कि एक प्रोग्राम किया था संदीप पांडे जी ने शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे चर्चा का, लखनऊ में। अच्छा, संदीप पांडे जी, जिनको मैग्सेसे से अवार्ड से सम्मानित किया। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें अरुणा राय जी आई थी और अरविंद केजरीवाल जी आए थे। मम्मी बैठी हुई थी वहाँ पहले से, तो मैं पहुँचा, उनका मैंने पैर छुआ, उनके बगल बैठ गया। तो पुलिस वालों को अंदाज़ा लग गया कि कोई ये इनकी जानने वाली हैं, जो बुज़ुर्ग महिला है। तो मेरे बगल बैठ के उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ठीक से हो? हमने कहा। तो बोले कि तो खाते क्या हो वहाँ पे? तो मैं चना लेके गया हुआ तो मैंने उनको दिखाया और गुड़ था मेरे पास, तो मैंने कहा यही खाता हूँ। तो बोली कि अच्छा ठीक है। तो फिर थोड़ी देर अपना बैठी रही, कुछ अपना बात किया उन्होंने। फिर मैंने देखा कि वो अपना रोते हुए धीरे से रोते हुए जा रही थी और मुंह छिपा के कि
मुझे ऐसा ना लगे। एक बात सोशल मीडिया पे आपके बारे में बहुत कही जाती है कि आप टिकट ब्लैक किया करते थी, क्या मामला है ये? मैं देखिए क्या है कि हाँ। नमस्कार, वन ऑन वन पॉडकास्ट में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। 2 दशक से ज़्यादा वक्त गुजर गया, आप सभी लोगों से अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से मुलाकात होती रही, आपके मुद्दे हुक्मरानों तक पहुंचाता रहा, उनसे सवाल पूछता रहा। अब YouTube की दुनिया में पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे मुलाकात हो रही है। एक ऐसी विधा है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, लोकप्रिय है। तो जो देश के बड़े सियासतदान हैं, जिनकी कही बात, जिनकी नीतियाँ आपकी तकदीर तय करती हैं, आपके जीवन पर असर डालती हैं, ऐसे लोगों से मैं बातचीत करता हूं और उनकी कही बात आप तक पहुंचाता हूं। इसी कड़ी में अब जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, नाम उनका कई बार आप सुनते होंगे। विपक्ष के बहुत ही मजबूत सशक्त आवाज़ हैं सदन के अंदर। आम आदमी पार्टी के धाकड़ नेता, जिन्होंने सड़क से संघर्ष शुरू किया, फिर सत्ता के गलियारे में पहुंचे, संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बढ़िया। कई बार ऐसा लगने लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने अभी ये मान लिया है कि दाग अच्छे हैं। आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दुर्गेश पाठक के घर पे सीबीआई की टीम पहुंची। देखिए, जब आप ऐसे दौर में राजनीति कर रहे हैं जहां पर एक ऐसी सरकार है जो अपने प्रतिद्वंदियों को, विपक्षियों को टारगेट कर करके जेल में डालने का काम कर रही हो, जब आप ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं, जब आपकी पार्टी को ख़त्म करने की, तोड़ने की, सरकारों को गिराने की पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा हो, तो मुझे लगता है कि ये दाग अच्छे हैं का सवाल नहीं है। ये आपके लिए लड़ने का वक्त है, संघर्ष करने का वक्त है, सत्ता की आंख में आंख डाल के बात करने का वक्त है, और वो हम कर रहे हैं। और इसी के कारण हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। इस पार्टी को ख़त्म करने का हर प्रयास किया। कभी विधायक तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी पार्षद तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी एमपी तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी पंजाब में छापे मारते हैं, कर रहे हैं। लेकिन आपको तय करना होता है कि ऐसे वक्त में आपकी भूमिका क्या होगी। क्या आप इनके सामने झुक जाएंगे, क्या आप इनके सामने टूट जाएंगे, या दृढ़ता के साथ इनके सामने लड़ते रहेंगे। तो हमने लड़ने का रास्ता चुना है। कोई भी दाग इन्होंने साबित नहीं किया अब तक, सिर्फ इन्होंने दाग लगाया है। सिर्फ इन्होंने झूठे और बेबुनियाद आरोप मीडिया के जरिए लगाए हैं, सोशल मीडिया के जरिए लगाए हैं। कोर्ट में तो इनका कोई मामला टिकता नहीं। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसके कारण से ईडी के केस जो वो फर्जी मुकदमे बनाते थे, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए। अब शायद ईडी और ऐसी संस्थाएं दुर्भावना के तहत वो कार्रवाई नहीं कर सकती जो उन्होंने शुरुआत में किया हम लोगों के ऊपर। तो हमने जरूर यातना झेली, लेकिन उसका जो माननीय न्यायालय के उसमें कई मामलों में आदेश आए जी, उससे ये भी काम हुआ है। नहीं, लेकिन दरअसल मेरे सवाल का एक संदर्भ है संजय जी। देखिए, दुर्गेश पाठक पे आज क्यों छापा पड़ रहा है? एक 10 साल पुराना मामला जो कब से ये लोग चिल्ला रहे हैं, विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग। आपको 10 साल बाद दुर्गेश पाठक की याद आ रही है? कब? जब वो गुजरात के प्रभारी बनाए जाते हैं। तो गुजरात से जुड़ा हुआ खेल आप ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि आपके अंदर इतनी घबराहट है गुजरात को लेके कि एक व्यक्ति को केजरीवाल जी ने अपना सह प्रभारी गुजरात का बनाया, तो आप वहां पहुंच गए कार्रवाई करने के लिए, धमकाने के लिए सीबीआई भेज दिया आपने। मतलब बीजेपी आपसे डर रही है गुजरात में? देखिए, 14% वोट पाना पहले ही चुनाव के अंदर, 5 विधायक जीतना, ये बहुत बड़ा संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए संकेत है कि हमारी संभावना गुजरात में है, और बीजेपी के लिए संकेत है कि ये पार्टी हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने नहीं। लेकिन सर देखिए, जो भी आप लोगों पर आरोप लगे, भले आप उन आरोपों से इनकार करते रहें, लेकिन जो परसेप्शन एक क्रिएट हुआ, चूंकि ईमानदारी आप लोगों की सबसे बड़ी पूंजी रही,
आम आदमी पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ, जिस तरीके से आप लोग राजनीति में आए, आपने सड़क पर संघर्ष किया और आपकी उस वक्त यही कहते थे ना भाई कि बेईमानी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, तो उस पर डेंट तो लगा ना, और ऐसा डेंट लगा कि आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। देखिए होता क्या है कि हिटलर के प्रचार सचिव गोएबल्स का एक सिद्धांत है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। तो ठीक है, कई बार लोग भ्रमित होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तथ्य बता दीजिए जो केजरीवाल के खिलाफ मिला हो, एक सबूत बता दीजिए जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ मिला हो, एक सबूत बताइए आप। कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन नहीं मिली, कोई प्लॉट नहीं मिला, कोई फ्लैट नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला, कोई गहना नहीं मिला, कोई सोना नहीं मिला, कोई रुपया नहीं मिला, फिर भी आपने एक तरफा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जेल में डाल दिया, खूब बदनाम किया पार्टी को। तो निश्चित रूप से उनका एक दुष्प्रचार फैलाने का मजबूत तंत्र है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनल, में नाम नहीं लूंगा, वो सब भी शामिल है, और सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना एक पैसे के जरिए और एक बड़ा तंत्र विकसित कर लिया है, उसके जरिए तो मतलब ये करते हैं। जो जनादेश उसको आप कह रहे हैं कि जनता ने भ्रमित होकर वोट किया। आप आज अखिलेश जी आप जाइए पूछिए दिल्ली की जनता से, 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को पंचायत सीरियल का फुलेरा गांव बना दिया है। हाँ, मैं देख रहा था एक ट्वीट आपने बना दिया है फुलेरा गांव। आपने कहा कि वो रेखा गुप्ता जी उसमें कलम में ढक्कन बंद करके हाँ, ऐसे करके वो साइन कर रही हैं, ऐसा कुछ था। उनको AQI और AIQ और इसका अंतर ही नहीं मालूम है। तो आप समझिए कि आज दिल्ली के अंदर 2 महीने की 2 महीने में जो हालत हुई है अखिलेश जी, आप जाके अभिभावकों से पूछिए, पेरेंट्स रो रहे हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था एक बहन का, वो कह रही थी अगर मुझे मालूम होता कि इतनी फीस देनी पड़ेगी तो मैं एक ही बच्चे पैदा करती। फीस बढ़ गई अचानक से फीस बढ़ी, 80% फीस बढ़ गई दिल्ली में। 5-5, 6-6 घंटे बिजली की कटौती होने लगी दिल्ली में। 5-5-6 घंटे मोहल्ले, हाँ, अच्छा, प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूलों के बाहर नारे लग रहे हैं, पार्क में घुसने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, पार्कों में रेट लगा दिया गया पार्क के अंदर प्रवेश करने के लिए। ये आपके जमाने में नहीं था? 50 रुपए। हाँ, हमारे जमाने में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, 50 रुपए लगा दिया, वहां पे द्वारका के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। तो 2 महीने के अंदर बीजेपी ने जो हालत की है दिल्ली की, इससे एक बात बहुत साफ हो गई अखिलेश जी कि इस देश के लोगों को अब तय करना है, अगर बर्बादी चाहिए तो बीजेपी को वोट दो, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। मतलब बीजेपी का मतलब बर्बादी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100% बर्बादी, दंगे, फसाद, नफरत। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी का मतलब है आपकी जिंदगी में महंगाई, बेरोजगारी लेके आना। एक बात मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं, चूंकि आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, शुरुआती दिनों से रहे, केजरीवाल जी के भी बहुत खास हैं, आप खास पैसादार माने जाते हैं। आप इतनी मुखरता से अपनी आवाज़ अभी भी रख रहे हैं, सदन के अंदर आपको दहाड़ते हुए मैं सुनता हूं, अक्सर सड़क पर भी बोल रहे होते हैं। केजरीवाल जी इतने खामोश क्यों रहने लगे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक राजनीतिक दल चला रहे हैं तो वो राजनीतिक दल रणनीति से चलता है। कब किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी उठानी है, कब किस व्यक्ति को किस मोर्चे पे लगाना है, वो पार्टी तय करती है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम है। अरविंद केजरीवाल जी कुछ बड़े काम में लगे हुए हैं। कौन सा बड़ा काम? नहीं, निश्चित रूप से अभी जैसे उन्होंने पंजाब के ऊपर फोकस किया है और वहाँ काफ़ी कुछ संगठन के अंदर और सरकार के अंदर जो आप तेज़ी देखने को मिल रही है, उसमें उनकी सलाह, उनकी राय, उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी नेता के तौर पे उन्होंने पंजाब के लोगों से जो वादे किए थे चुनाव प्रचार में, अब निश्चित रूप से उन सारे कामों में तेजी आ रही है पंजाब के अंदर। देखिए, इस बात से कोई संजय जी इनकार नहीं कर सकता है कि केजरीवाल जी का ज़बरदस्त पब्लिक कनेक्ट रहा है। ठीक है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से दिल्ली में आप लोग लड़ते रहे, उनकी नाक के नीचे जीतते भी रहे, लगभग चुनाव जीतते रहे, चाहे उस सिववाटी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो।
लेकिन वो ऐसी पार्टी जिसने कहा था कि हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सड़क पर हमने संघर्ष किया, बाद में जनमत किया, आपने फिर पार्टी बनाई, आपने फिर दिल्ली में सरकार में आए, तो अब विपक्ष में भी अगर हैं तो केजरीवाल जी को उसी मुखरता के साथ, उसी प्रबलता के साथ सड़क पे क्यों नहीं रहना चाहिए? बोल रहे हैं ना। हाँ, कैसे? आप एक चीज बताइए, 2 महीने में एक मुद्दा बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो हमारी पार्टी पीछे हटी हो। नहीं, जैसे पहले खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल जी। विधानसभा में हंगामा करने से लेके, विधानसभा में आवाज उठाने से लेके, सड़क पर आवाज उठाने से लेके, पूरी की पूरी पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया विधानसभा से। पार्लियामेंट में हमारी जो भूमिका रही पार्टी की, वो आप खुद ही बता रहे हैं, उसको मुझे अपनी मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं। और लगातार पंजाब के अंदर संगठन का विस्तार हो रहा है, एक एक गांव में हम पहुंच रहे हैं। वहां पे आप पिछली तमाम सरकारों का इतिहास उठा के देख लीजिए। 30 साल बाद जिन नहरों में पानी नहीं पहुंचा था भगवंत मान की सरकार में, वहां पे पानी पहुंचे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल वहां पे पंजाब की सरकार ने अपनाया। नशे के वहां नशे के खिलाफ एक युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। रोजगार देना जो सबसे मुश्किल काम है इस वक्त, सरकारी नौकरियां कम से कम 60-70 हजार सरकारी नौकरियां भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पे दिया है। तो ये हमारी सोच का नतीजा है। हम काम करने के लिए राजनीति में आए। हमने 10 साल दिल्ली के लोगों की सेवा की है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बस की यात्रा, फरिश्ते स्कीम, कितने काम गिनाऊं आपको। लेकिन जनता उन बातों को नहीं समझ पाई। मैं कह रहा हूं फिर भी मैं कह रहा हूं ठीक है, जनता कई बार आपके खिलाफ किसी वजह से नाराजगी है, गुस्सा है, जो भी है उनके मन में, उन्होंने जो जनादेश दिया हम उसको सर झुका के स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में आपको करना होता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन उसी जनता से हाँ, जब आप आज जाएंगे और पूछेंगे कि 2 महीने में उसको क्या फर्क दिख रहा है, तो उसको फर्क दिख रहा है। नहीं, लेकिन आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? लोग स्कूलों के सामने रो रहे हैं। नहीं, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं सर कि बीजेपी ने, दिल्ली में बीजेपी ने पंचायत जो सीरियल है उसका फुलेरा गांव क्यों बना दिया दिल्ली को? फुलेरा गांव इसलिए बना दिया कि अब जो मुख्यमंत्री के पतिदेव हैं वो सरकार चला रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने मीडिया में उसकी फोटो जारी की है, देख लीजिए फुलेरा गांव की तस्वीर। तो आपको परिवारवाद के खिलाफ इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी, और यहाँ तो एक उनके द्वारा चुनी गई मुख्यमंत्री, मतलब जिसको उनकी पार्टी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री होंगी हमारी, रेखा गुप्ता जी, उनके पति सरकार चला रहे हैं। मतलब सीएम रेखा गुप्ता नहीं है? सीएम रेखा गुप्ता नहीं है, मतलब सिर्फ कुर्सी पे बैठी हुई है। मोदी जी ने उनको बना दिया है, शपथ दिलवा दी है, काम उनके पति कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की बैठक में एक मुख्यमंत्री के पति का क्या काम है, जो ना तो एमएलए है ना मंत्री है, तो किस कारण से वो बैठा हुआ है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वक्फ की। वक्फ को लेकर आपने भी सदन में बयान दिया, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है, बंगाल सुलग रहा है। कौन है उसका गुनहगार अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है? चलिए, अब हम लोगों ने जो कहा उसको एक बार आप पीछे छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा सर? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें अक्षरशः कही जिस बात को मैंने जेपीसी के सामने उठाया था। क्या कहा था आपने? वही बात अक्षरशः कही जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी कि आप एक गैर संवैधानिक बिल ला रहे हैं। संविधान की धारा 26 कहती है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, उसमें कहा गया है अलग अलग धर्म के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना इबादत प्रेयर करेंगे और अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करेंगे। यह अधिकार हमें बीजेपी ने थोड़ी दिया है, मोदी जी ने थोड़ी दिया है, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप अब मैं आ रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं आपको। हमने कहा कि आप संविधान के खिलाफ क्यों ये संशोधन लेके आ रहे हैं, तो गलत है बिल्कुल। हमारी बात पहली जेपीसी की मीटिंग में नहीं मानी गई, फिर हर बार हम वो मुद्दे उठाते रहे। हमने कहा भाई आप एक चीज बताइए, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग ट्रस्ट बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, हिंदुओं के लिए भी मंदिरों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड बने हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं, उसमें हम किसी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। यही बात हमने कही कि आप एक मुसलमानों की संस्था को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड अगर बना है वक्फ बोर्ड, तो आप उसमें गैर मुस्लिम को क्यों शामिल कर रहे हैं, क्यों उनके बीच में एक असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूजर, ये चीज सब पे लागू होती है।
भाई मंदिरों के लिए जिन लोगों ने ज़मीनें दान की है, आपके पुरखों को भी अपने गांव में याद कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे भैया यहाँ पे आप बना लो, आपके दादा परदादा या गांव में किसी बुजुर्ग के बारे में पता कीजिएगा कि भैया ये जगह हमारी खाली है, लो मंदिर बना लो। लोगों ने बना लिया। अब आप कहिए नहीं, उसके कागजात लाइए, सबूत लाइए। किसी ने चर्च बना लिया, किसी ने गुरुद्वारा बना लिया। आपने अब कहा कि साहब वक्फ की ज़मीनों पे जो बना हुआ है, चाहे वो मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, अब आपको इसके कागजात चाहिए। तो ये तो ठीक नहीं है। फिर तो देश भर में विवाद पैदा होगा। वक्फ बाय यूजर आपने खत्म कर दिया। भाई जो बात आपने, अखिलेश जी, मैंने पार्लियामेंट में वो कागज दिखाया था और आप सबको अपने अपने चैनल पे वो दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने, मोदी जी ने 2020 में एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है कि हुजूर माई बाप, हम लोगों ने पूरे देश की वक्फ संपत्तियां वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन कर दी है। यानी कि सारे कागजात की जांच हमने कर ली है, उसको पोर्टल पे ऑनलाइन कर दिया है। तो आप मुझे बताइए कि फिर आप क्यों कागजात मांग रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी साहब एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, उनका बयान है कि हमने देश भर की सारी संपत्तियों को डिजिटाइज कर दिया है। तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं भाई? झगड़ा कराने के लिए मांग रहे हैं? नहीं तो वक्फ की जमीन के नाम पर वारे न्यारे भी तो हो रहे थे। महरौली हो, पटना का डाक बंगला चौराहा हो, एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, उसको कौड़ियों के भाव में जमीन दे दी मैं गई। कह रहा हूं कि ये विवाद सभी धर्म के लोगों के साथ हो सकता है। ये विवाद कई बार होता है, तो सुधार नहीं होना चाहिए। तो उस पर कानून है ना, कानून के हिसाब से आप काम करेंगे। उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उनका ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ये दुष्प्रचार करते हैं कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ आप कहीं जा नहीं सकते। ये भी एक झूठा प्रचार है। ट्रिब्यूनल के, वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आप जा सकते हैं। बीजेपी एक तर्क दे रही है कि वक्फ के नाम पर कभी किसी गरीब मुसलमान का भला नहीं हो रहा था, आप अब होगा। आप बीजेपी से कहिए मेरा प्रस्ताव मान ले। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 80% से ज़्यादा है। तो बीजेपी मंदिरों के ट्रस्ट में, बोर्ड में, कमेटियों में 80% आरक्षण दे देना। आप छोड़ दीजिए दूसरी बात, किसी दूसरे धर्म की चर्चा करना। हिंदू धर्म को चलिए मिलकर सुधारते हैं। आज भी राजस्थान का एलओपी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है तो गंगा जल से धुला जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कन्नौज में पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो गंगा जल से धुला जाता है। आज भी इस देश में घोड़ी पर दलितों को नहीं बैठने दिया जाता है। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर, अभी कल का वाकया है, मंदिर में शादी के बाद एक दलित परिवार को दर्शन के लिए नहीं घुसने दिया गया। लेकिन इस देश की राष्ट्रपति कर रहे हैं, इस देश की राष्ट्रपति पद पे भी तो पहुंचती है इसी तबके से आने वाली एक महिला। इस देश के राष्ट्रपति, आपने अच्छा याद दिलाया, इस देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे और श्री रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। मैंने वो प्रश्न उठाया था। जब भागवत जी वहाँ जा सकते हैं, जब योगी जी वहाँ जा सकते हैं, जब वहाँ पर आनंदीबेन पटेल जी जा सकती हैं, जब मुख्यमंत्री गए, राज्यपाल गई, प्रधानमंत्री गए, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? नहीं, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो दलित जाति से थे। नहीं तो आदिवासी तबके से आने वाले द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति हैं। अब आ गई आदिवासी, देश की पहली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आप देश की महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन के मौके पे नहीं बुलाते? शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को? मतलब उनकी जिस तबके से आती हैं इस वजह से भेदभाव किया गया? निश्चित रूप से। 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं तो ना। फिर उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? दो उदाहरण दे रहा हूं ना। शिलान्यास के मौके पे श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर का जब शिलान्यास हुआ, उद्घाटन के मौके पर जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता। लेकिन दोनों को राष्ट्रपति तो बीजेपी नहीं बनाया। अरे आप राष्ट्रपति बना सकते हैं, आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन बगल में बैठ के पूजा नहीं कर सकते। यही तो मानसिकता है बीजेपी की। आरएसएस 100 साल की संस्था हो गई। अखिलेश जी, एक दलित बताइए जो आरएसएस का प्रमुख बना हो आज तक। एक पिछड़ा बताइए जो आरएसएस का प्रमुख बना हो। एक आदिवासी बताइए जो आरएसएस का प्रमुख बना हो। आदिवासी कल्याण आश्रम के नाम से ये लोग चलाते हैं ना अभियान पूरे देश में।
बनवासी कल्याणा से। वनवासी, हाँ। बताइए एक आदिवासी का नाम बताइए आप जो आज तक आरएसएस का प्रमुख हुआ हो, एक पिछले का नाम आपने बताइए। एक सवाल ये भी खड़ा किया अपना जब संबोधन आप दे रहे थे राज्यसभा में कि अगर मुस्लिमों की बीजेपी इतनी हितैषी है तो वहां पर कोई मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है? आपने 2 नेताओं के नाम का भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था वहां पर। हाँ, वहां पे शहनवाज हुसैन जी का और मुख्तार अब्बास नकवी जी का मैंने जिक्र किया था। कहाँ है ये दोनों नेता? कब से जुड़े थे बीजेपी से? आज उनकी हालत क्या कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? तो अब हिंदुस्तान के देखिए, ऐसा है ये देश 144 करोड़ लोगों का देश है और ये बात हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताई, ये बात हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बताई, ये हिंदुस्तान के तमाम नेताओं ने, तमाम जो सत्ताधीश लोग रहे उन्होंने समय समय पे हमें बताई कि ये देश सबका है और हमारा संविधान कहता है, जो बाबा साहब ने लिखा है कि ये देश सबका है। नहीं तो आप इस देश में हाँ। अपने ही एक अंग को काट के आप चाहते हैं पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं तो आप जो कह रहे आप हैं ऐसा सोचते हैं? इसी से जुड़ी एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, कहीं पर वो किसी रैली को या किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी मुस्लिमों की हितैषी है तो फिर आप सदन में 50% मुस्लिमों को पहुंचाइए ना, उनको आरक्षण देकर वहां पर। देखिए, आप कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम को बना लीजिए। वो सवाल आप कांग्रेस पार्टी से कीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इतनी बड़ी पार्टी, आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप हर बार कोई ना कोई देश के अंदर फसाद फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, झगड़ा फैलाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को पीछे करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों को पीछे करने के लिए, शेयर मार्केट की लूट पीछे करने के लिए, अपने दोस्तों की पूंजीपतियों की लूट को पीछे करने के लिए आप कोई ना कोई एक नकली मुद्दा देश के अंदर लेके आते हैं। हिंदू मुसलमान दिन रात करते हैं और देश को बर्बादी की कगार पे आप पहुंचा रहे हैं। तो आप प्रतिनिधित्व दीजिए ना अपनी पार्टी के अंदर। आपने कितने प्रतिनिधित्व दिए? आप मुसलमानों के भले की बहुत बड़ी चिंता आपको हो रही है। मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा चिंता इस समय भाजपाइयों को मुसलमानों की होने लगी है। तो आप दीजिए ना भाई, क्या आपने किया है? आप बताइए ना, अपनी पार्टी के अंदर आपने क्या किया, बताइए। ये तो सवाल पूछा मैंने, ये तो सवाल पूछा। 3 तलाक वाला हटाया उन्होंने, जो कुप्रथा थी, एक वो सारी बातें कह रहे हैं। अच्छा, तो वक्फ के जरिए भी पसमानदा अच्छा, मुसलमानों का भला होगा। तीन तलाक के बाद कितने देश के अंदर एफआईआर? फिर एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आप सीए के नाम पे आप लोग डराया करते थे जनता को। कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? 2 साल हो गए लागू हुए कानून को। आप एक चीज बताइए मुझे, हाँ। जो इन्होंने वहां पे पंजीकरण कराया आसाम के अंदर, आपको पता है ना 15 लाख हिंदू निकले उसमें। ये तो निकले थे अपने नफरती एजेंडे को बढ़ाने के लिए। 19 लाख में 15 लाख हिंदू निकले। क्या करेंगे उनको? आप देश से निकाल के बाहर कर देंगे, डिटेंशन सेंटर में रखेंगे उनको? क्या करेंगे आप बताइए? अच्छा एक चीज बताइए, बिहार से यूपी से हमारे जो लोग गए हैं वहां आसाम में, आपको 72 के पहले का कागज चाहिए, कहां से लाके देंगे वो? कोई पढ़ा है कोई नहीं पढ़ा है, तो वो जाके अब डिटेंशन सेंटर में हमारा यूपी बिहार का व्यक्ति रहेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम करो इस देश के लिए। तुम्हें सरकार में अगर लोगों ने तीसरी बार मौका दिया है, तीसरी बार पूरा मौका तो नहीं दिया, आधा अधूरा ही चलो मान लो तुमने कैसे भी करके सरकार बना ली है, तो भैया कुछ इस देश के लिए करो ना। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब कह रहे हो पकौड़ा तलो। आपने कहा था काला धन लेके आएंगे, सारे चोरों को आपने देश लुटवा के भगवा दिया। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ के विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ के नितिन संदेशरा भाग गया। संजय सिंह का पासपोर्ट जब्त है। अच्छा, पासपोर्ट जब्त है? हमारा पासपोर्ट जब्त है। इन बेईमानों का पासपोर्ट जब्त नहीं है जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा। मैंने तो प्रस्ताव दिया पार्लियामेंट में, आप बताइए मेरा प्रस्ताव सही है कि गलत है। मैंने कहा भाई 50 करोड़ का कर्जा जिसके ऊपर है उसका पासपोर्ट रख लो, कम से कम हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। कुछ तो करो। तुम्हारे जितने लुटेरे दोस्त हैं वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, फिर तुम्हें बैठ के वहां से चिढ़ाते हैं, आओ हमें पकड़ के ले जाओ, आओ हमें पकड़। तुम लुका छिपी का खेल खेलते हो। अभी क्या चल रहा था खबर, हर चैनल क्या दिखा रहा था? बस पकड़ गया मेहुल चौकसी, आ गया मेहुल चौकसी, अब यहां रखा जाएगा, वहां ऐसे होगा। अरे भैया, देश के लोगों का पैसा लुट गया, लाओ ना, लोगों का पैसा दो। बैंकों में किसका पैसा जमा हुआ है? प्रधानमंत्री जी का है? नहीं। गृह मंत्री जी का है? नहीं। किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। वो पैसा उठा के आप अपने दोस्तों को देते हैं, वो उस पैसे
को लूट खसोट करके हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, फिर जाके किसी पता नहीं कौन सा वानुआतू कौन सा देश, में तो नाम भी भूल गया हूं, वहां की जाके नागरिकता ले लेते हैं 2-3 करोड़ रुपए देके, जिस देश के साथ आपकी कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है। तो ये तो अच्छा धंधा है ना, 1000 करोड़ रुपए बैंक का लूटो, फिर 3 करोड़ रुपए जाके किसी छोटे से देश में वहां के नागरिक बन जाओ, आराम से अयासी करो, घूमो। तो मेरा एक जो मूल सवाल था जो मैंने अभी बहुत पहले पूछा वक्त को लेकर, कि बंगाल में ही इतना हंगामा क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी पे आरोप लगा रही है बीजेपी, वो कह रही है कि आपने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया, देखिए और कहीं तो इस तरह की हिंसा नहीं हुई, पलायन नहीं करना पड़ा हिंदुओं को। अखिलेश भाई ऐसा है, 11 साल हो गए इनको, इनसे पूछिए 11 नाम बताएं जिस बांग्लादेशी को इन्होंने डिपोर्ट किया हो। 11 नाम इनसे पूछिए कि 11 बांग्लादेशियों को जिनको इन्होंने हिंदुस्तान से डिपोर्ट किया हो। आप सिर्फ देश को भ्रम फैलाने का काम करते हैं। बांग्लादेश में किसको ठेका दिया इन्होंने? अखिलेश आनंद जी, इन्होंने अपने मित्र अडानी को ठेका दिलवाया। बिजली का ठेका हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को देता है। गोड्डा में प्लांट है उसका, झारखंड में। तो बिजली चोरी करके कैसे आप कह रहे हैं? मतलब हिंदुस्तान के बिजली चोरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बिजली हिंदुस्तानियों के काम आ सकती है। तो बिजनेस कर रहे होंगे ना वो, तो उसके लिए आप तो आप एक तरफ कहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है, दूसरी तरफ अपने दोस्तों को धंधा कराते हो। आप कराते हो नहीं कराते हो? आपने जिस देश की यात्रा की उस देश में अडानी को ठेका मिल जाता है। ये कैसा संयोग है भाई? तो आपके लिए धंधा पहले है, आपके लिए धर्म बाद में है, आपके लिए देश बाद में है। पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को, पोर्ट अडानी को। समुद्र में चले जाइए पोर्ट अडानी को। तो आकाश से लेके पाताल तक, समुद्र तक, सब अडानी के नाम है। यह है मोदी जी की असलियत। मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद भी वो राष्ट्रभक्त हैं। 5 मिनट में देश के लोगों का 19 लाख करोड़ रुपए डूब गया। किसी टीवी चैनल पे चर्चा हुई है बताइए आप? 5 महीने के अंदर शेयर मार्केट में 94 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया। बताइए, इस पे कोई चर्चा हुई है? आप बीजेपी पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगा रहे हैं 100%, है ना? तो क्या ये कांग्रेस ऐसा नहीं करती है भाई? कांग्रेस शासित राज्यों में भी तो अडानी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम कोई कांग्रेस के पैरोकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इसका सवाल पूछिए। कांग्रेस ने भी ये किया तो गलत किया, उसका कौन समर्थन कर रहा है? भाई आपको सरकार और सत्ता मिली है, जितने भी व्यापारी देश भर में हैं उनके व्यापार की सुरक्षा कीजिए, उनको व्यापार उनके धंधे के हिसाब से समान अवसर मिले, समान अवसर मिलना चाहिए। 2-3 व्यक्ति को तो आप इतना बड़ा बनाते जा रहे हैं कि उनको सब कुछ लूटने की खुली छूट है। उनके खिलाफ ना सीबीआई काम करेगी, ना ईडी काम करेगी, ना कोई एजेंसी काम करेगी। वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक और सवाल, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपको दिन रात कार्रवाई करनी है, उसको खत्म करना है। केजरीवाल को पकड़ो, सिसोदिया को पकड़ो, सत्येंद्र जैन को पकड़ो, संजय सिंह को जेल में डालो, डाल रहे हैं। ठीक है, अब तो आगे बढ़ता हूं मैं। एक और सवाल में मैं कोई हिंसा का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं और नहीं, लेकिन आप ममता बनर्जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, इस नाते तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है ना। ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल है। लेकिन मैंने 3 साल का आंकड़ा पढ़ा था। वर्ष 2020 में वहां 54 हत्या हुई, 21 में वहां 42 हत्या हुई कोलकाता में, और 22 में वहां 36 हत्या हुई। एनसीआरबी का डाटा है। और दिल्ली जो प्रधानमंत्री के नाक के नीचे है, गृह मंत्री जी के नाक के नीचे है, मैंने उनके सामने आंकड़ा पढ़ा था। एक साल 450 हत्या हुई, दूसरे बार 461 हत्या हुई, तीसरे साल 501 हत्या हुई। आपसे राजधानी संभल नहीं रही है। आप ममता बनर्जी को उपदेश दे रहे हैं, जिन्होंने बंगाल को अच्छे ढंग से चलाने का ही नहीं काम किया, बल्कि 3-3 बार से चुनाव जीत के आ रही हैं। आप उनको उपदेश दे रहे हैं
तो भैया अपने भी गिरेबान में तो झांकोगे। तो उपदेश देने का मौका तो ममता बनर्जी दे आप रही है अपने ना। गिरेबान अगर वहां ममता इतनी बनर्जी- हिंसा हो जाती है मुर्शिदाबाद ममता में, बनर्जी खबर आ रही है कि हिंदू उस हिंसा- पलायन कर रहे हैं, उस तो हिंसा को नियंत्रित कर, देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। अखिलेश जी, उनके पास दुष्प्रचार का इतना मजबूत तंत्र मतलब है, ऐसा नहीं हुआ आप कह रहे हैं। इतना मजबूत तंत्र है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि आप पलायन नहीं हुआ कल्पना है। नहीं कर सकते। वो 1.5 घंटे में पूरे दुनिया में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, ऐसा तंत्र है उनके पास। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंसा नहीं हुई, हिंसा हुई, हिंसा होना गलत है, लेकिन एक मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर उसका राज्य का विषय है, उसको मौका दीजिए। केंद्र के तौर पे उनका सहयोग कर, आप पहले दिन से शुरू हो गए हिंदू मुसलमान, और आप उसमें आग में घी डाल रहे हैं। आपका काम है, एक अभिभावक होने के नाते, बड़ी पार्टी होने के नाते, देश भर में आपकी सत्ता है इसके नाते, कि आप राज्य का सहयोग करें। आप पहले दिन से उनके पीछे पड़ गए, हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है। तो ममता बनर्जी एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, आप आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट डिवीजन का खेल करती है बीजेपी, मतलब कुल मिलाकर उसका निचोड़ यही है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो जाति के नाम पर भी तो राजनीति की जा रही है। क्या जरूरत थी कि सदन के अंदर रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर देते? नहीं, क्यों किया उन्होंने ऐसा? निश्चित रूप से राणा सांगा का जो सवाल आया, हाँ, हमने उस पर कहा कि राणा सांगा जी, महाराणा प्रताप जी एक महान योद्धा थे। उन्होंने संघर्ष किया, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। इसके प्रमाण और तथ्य इतिहास में हैं, और उनकी पार्टी ने भी इस बात को माना, जो और भी तमाम नेताओं ने इस बात को कहा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कानून से ये देश चलेगा ना। आप किसी के बयान से अगर असहमत हैं, वो बयान आपको गलत लग रहा है, निश्चित रूप से आप अपना विरोध दर्ज कराइए, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। लेकिन वो विरोध दर्ज कराने का एक तरीका होता है। कहा यह जा रहा आप है, ये कहें कि अखिलेश यादव को हम गोली मार देंगे। वो 5 साल एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, विपक्ष के बड़े नेता हैं। आप कह रहे हैं हम उनको गोली मार देंगे खुलेआम कैमरे के सामने? नहीं, लेकिन एक तर्क ये दिया जा रहा है, बीजेपी जो बार बार कह रही ये है ठीक संजय नहीं जी, ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो शब्द उनके मुंह से जरूर निकले रामजी लाल सुमन के, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बात कहलवाई है ताकि राजपूत वर्सेस दलित हो अब जाए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा मिल जाए। मनगढ़ंत काल्पनिक बातें करना वो ठीक नहीं है। आपको आपके पास जिन बातों का कोई प्रमाण नहीं, आप अपने आप से सपने में आपने सोच लिया कि अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन से ऐसा कहलवाया, वो ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अभी हम लोगों ने, आपको याद होगा, नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तो करीब 10 जगहों पे हमारे चेयरमैन जीते, पंचायत, नगर पंचायतों में भी, और रामपुर जैसी नगर पालिका परिषद में भी आम आदमी पार्टी का चेयरमैन जीता। हमने जिला पंचायत के चुनाव में भी सफलता पाई, करीब 80 या 82 के करीब हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते थे। अभी फिर से हम लोग अपने संगठन को मजबूत बना रहे हैं यूपी में, और पहला चुनाव जो हमारा आएगा वो अगला जिला पंचायत का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा से पहले आएगा, उसमें मजबूती से लड़ेंगे यूपी के अंदर चुनाव। विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त है, और उसकी रणनीति पंचायत चुनाव के बाद बनाएंगे हम लोग। नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, अखिलेश यादव आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो क्या कुछ संभावना बन रही है आम आदमी पार्टी वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ आए? देखिए, अभी हम अपने संगठन के काम पे फोकस कर रहे हैं, और जैसा हमने कहा कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो पंचायत का चुनाव आ रहा है यूपी में, जिला पंचायत का, उसमें हम अपना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएँ। अकेले लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे? अब पूरा अभी हमारा फोकस, फिर दोहरा रहा हूँ, संगठन पे है, और जो एक आगामी चुनाव है उस पे है। आगे का फैसला, आगे की बातचीत आपसे अगले साल मार्च अप्रैल में करूंगा। अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं? अभी आप मार्च अप्रैल में आपको बातचीत करूंगा। मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है, आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है? बेहतरीन होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। विधानसभा चुनाव में भी? मैं सिर्फ लोकल बॉडीज की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी उसके बारे में, हम तो एक कार्यकर्ता के तौर पे शुरुआत से ही काम कर रहे हैं। अभी भी यूपी में हम लगे हुए हैं, तो यूपी में बहुत सक्रिय हैं, मुझे ये भी पता चला है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। हमने 2 कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित कर दिया हर महीने। एक रचनात्मक कार्यक्रम करना है, जिसमें कोई ना कोई श्रमदान या वृक्षारोपण या सफाई अभियान या रक्तदान शिविर कुछ ना कुछ करना है। और एक संघर्ष का कार्यक्रम,
तो वो कर रहे हैं। जैसे एक के बदले एक शराब फ्री यूपी में किया योगी जी ने, तो उसके खिलाफ 29 मार्च को हमने प्रदर्शन किया। अभी फूले फिल्म पे जो रोक लगाई यही तो आप लोगों ने भी दिल्ली में किया था, आप लोगों को यही आरोप लगा तो था। मैं कह रहा हूँ, दुष्प्रचार। हमने उसके खिलाफ रोक के आदेश पारित किए हैं। लेकिन अब वो इस दुष्प्रचार के तहत लोग ऐसा मानते हैं कि भाई इन्होंने एक के बदले एक, हमने उसको रोकने के लिए मनीष सिसोदिया जी एज एक्साइज मिनिस्टर उन्होंने ऑर्डर पास किया था, उसकी कॉपी पड़ी है, आप देख लीजिएगा। योगी जी आपको कैसे लगते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री जब होता है वो राज्य का अभिभावक होता है, वो राज्य का अगुआ होता है। उसके लिए सभी वर्ग के लोग समान होने चाहिए। राजा के लिए, लोकतंत्र में राजा तो नहीं, आप कह दीजिए जनसेवक, उसके लिए सेवा में भेदभाव नहीं हो सकता कि हम इसके खिलाफ नफरत फैलाएंगे, इसका साथ देंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो जो उनका बातचीत करने का तरीका है, जो अपनी बातों से वो एक धर्म विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषा बोलने का काम करते हैं, उससे मैं सहमत नहीं। और उससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। तो हिंदुओं को आज यूपी में हाँ। 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं, मेरे घर पे नहीं बने। जयंत चौधरी जी ने इसका जवाब दिया पार्लियामेंट में। पूरे देश में 11 लाख बच्चे, अकेले यूपी में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत देखिए। तो आप इसी आधार पर मूल्यांकन करेंगे ना भाई, आप कितने रोजगार दे रहे हैं लोगों को, कितनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कितने रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं, चाहे अयोध्या में हुआ हो या प्रयागराज में, योगी जी ने बाकायदा आंकड़ा पेश किया कि देखिए ये जो टूरिज्म हुआ, एक तरीके का ये पर्यटन भी था, तो कई लोगों को नौकरी मिली उससे। जिस व्यक्ति को वो बता रहे थे कि उसने बड़ी कमाई की, उसकी तो पूरी हिस्ट्री सीट आ गई थी सामने। आप ही लोग मीडिया वाले ही लेके आए थे सामने। तो इसलिए कई बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, उसका शिकार वो भी हो गए। तो प्रचार ज़्यादा हो रहा है, प्रचार ज़्यादा हो रहा है, ज़मीन पे काम कम हो रहा है, और नफरती एजेंडे पे चल के ना दुनिया के किसी मुल्क का भला हुआ है और ना किसी प्रदेश का भला। नहीं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? करें, हम कहाँ रोक रहे हैं। आप हिंदुओं, मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं की बात करूँ, सनातन की बात करूँ, अपने धर्म के अच्छाइयों की बात करूँ, लेकिन दूसरे धर्म को गाली देने का अधिकार थोड़ी है हमको। ये अधिकार कहाँ लिखा हुआ है हिंदू धर्म में, बताइए। कहीं ये बीजेपी वालों को टेंडर मिला है हिंदू धर्म का? उनको L1 अलॉट हुआ है? कहाँ से उनको ठेकेदारी मिल गई है? भाई हिंदू धर्म को हम लोग भी मानते हैं, तो रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? पूजा पाठ करते हैं कि रामचरित, बिल्कुल मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, कोई मैं नास्तिक व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। मंदिर भी जाता हूँ। अच्छा, अब ये इनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भाई आप इस मंदिर गए कि नहीं, उस मंदिर गए कि नहीं। हाँ। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने राम मंदिर में कितना चंदा दिया, तो हमने कहा वैष्णो मंदिर में आपने कितना चंदा दिया, तो बोले कौन सा वैष्णो मंदिर? हमने कहा मेरे घर के सामने बना हुआ है, मैंने उस मंदिर को बनवाने में अपनी भूमिका निभाई, सबसे चंदा इकट्ठा किया। अच्छा, तो आप हमारे धर्म का, मैं धार्मिक हूं या नहीं हूं, ये भाजपा कैसे इसका मूल्यांकन कर सकती है? वो कौन होती है? उसको कौन सा टेका मिला हुआ? नहीं तो योगी जी की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनती जा रही है ना। मैं उस पे आ रहा हूं। तो हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप हिंदू धर्म की अच्छाइयों का प्रचार कीजिए, हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। हम लोग सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं, ये लोग फसाद कराने वाले हिंदू हैं। ये बुनियादी फर्क है। और हिंदू धर्म में आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, क्या कहते हैं? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म का क्या संदेश है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम जब पूजा अपनी समाप्त करते हैं तो हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भाजपा क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो।
हिंदू धर्म कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, और वो कहते प्राणियों में दुर्भावना हो। अभी आपने देखा रामनवमी का जुलूस निकला था मुंबई में, उसमें माँ की गाली का डीजे चल रहा है, माँ की गाली। ये हिंदू धर्म है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आप जयंती मना रहे हैं और उसमें साउंड बॉक्स सिस्टम डीजे का आप लेके निकले और उसमें माँ की गाली आप चला तो फ्रिंज एलिमेंट होंगे, माँ उसको की गाली सभी चला हिंदुओं रहे से हैं। क्यों जोड़ना वो है? पूरी भीड़ निकल के और सड़क पे जुलूस निकाल रही है, आप उसको सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट तक सीमित नहीं रख सकते। अगर सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त ना हो तो एक कदम वैसा डीजे नहीं चला सकते। और देवेंद्र फडणवीस जी को कहना चाहिए था कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम मत करो। प्रभु श्री राम की जयंती के नाम पे तुम कैसे मां की गाली का साउंड बॉक्स बजा सकते हो? तो मुख्यमंत्री ने थोड़ी ना कहा होगा या किसी ने कहा होगा कि ऐसा तो करो। आप बताइए उनके प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? उनके प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी। नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण का उसको खेल रोकने का लंबे काम कौन वक्त तक करेगा? इस देश में चलता रहा। बीजेपी उसको कहती कौन है, तर्क रोकने का देती काम है। करेगा? अब हिंदुओं की बात हो रही है तो विपक्ष को उसको आपत्ति है इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको सबकी बात करनी है ना। एक सरकार के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप संविधान की कहते हैं शपथ सबका लेते साथ सबका विकास। हैं। आप संविधान की शपथ लेते हैं ना। अच्छा, एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कहते हैं हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी है ना। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप कहते हैं मुजरा, मटन, मछली। तो उत्तर प्रदेश में मुगल, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा आपको, कानून व्यवस्था तो ठीक है। मणिपुर आपको याद नहीं आता? माँ से बाकी सब कुछ आपको याद आता है। मुसलमान सब याद रहता है, मणिपुर नहीं याद आता। अच्छा, माँ से मणिपुर भूल जा रहे हैं। माँ से मणिपुर भूल जा रहे हैं। माँ से मुगल याद है, माँ से मटन याद है, माँ से मछली याद है, माँ से मुसलमान याद है, माँ से सब कुछ याद है। मणिपुर नहीं याद है, जहाँ पे कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री को जाने की 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं हुई। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, हिंसा वहाँ हो रही है। तो आप देख लीजिए सरकार की प्राथमिकता क्या है। जब आपको एक सरकार चलाने का मौका दे दिया लोगों ने, इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, तो फिर आप सबको अपना समझिए, सबको साथ लेके चलिए, तब देश आगे बढ़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश पे वापस लौट आप रहा हूं। ज़्यादा ताकतवर हो, आप ज़्यादा हमसे काम कर पाएंगे, हमारी छोटी सी ही ताकत हो, हम उतनी ही भूमिका आपको इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में आपके साथ निभाएंगे। आपको लोगों की क्षमता के हिसाब से उनको अवसर देने की ज़रूरत है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था विशेष अवसर का सिद्धांत। जब उनसे आरक्षण पे लोग सवाल करते थे तो लोग कहते थे, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है और एक 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उनके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। इसलिए जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको आपको विशेष अवसर देना पड़ेगा। आप समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। मैं डॉक्टर लोहिया को पढ़ के राजनीति में आया। लोकनायक जयप्रकाश अब राजनीति में कब आ गए थे? कब आ गए थे राजनीति में? मैं 94 में आ गया था। कैसे? 94 में। तब आप कहाँ थे? हमारी मुलाकात रघु ठाकुर जी से हुई, एक बड़े समाजवादी नेता हैं, और उनसे मुलाकात हुई। और पहले मैंने शुरुआत में आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से एक संस्था बनाई थी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। उसके माध्यम से ब्लड डोनेशन का काम, ये काम कहाँ पे आप कर रहे थे और क्या उम्र रही? सुल्तानपुर में। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? रही होगी 94 में, तो आप मान लीजिए 22 साल। तो 22 साल से आप इस तरह से मतलब सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे? लगभग 30 साल हो गया मुझे। अच्छा। तो 16 साल मैंने रेडी पटरी वालों के लिए काम किया, जो फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले लोग होते थे, उनसे पैसे की वसूली की जाती थी, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, तो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उसमें कई बार मैं जेल गया। अच्छा। जी हाँ। जेल से पुराना प्रेम है। तो अब शासन सत्ता से आप लड़ेंगे तो फिर जेल वेल से तो आपको डरने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो किस तरह की सर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है? हमारे पिताजी इंटर कॉलेज में टीचर थे, रिटायर हो गए, अभी गांव में रहते हैं। और गांव में हमारे खेत हैं,
बाग बगीचे हैं उसको भी देखते हैं, और शहर में अपना मकान है तो वहाँ भी रहते हैं। दिल्ली भी आके वो समय देते हैं अच्छा। हम लोगों को। परिवार में और माता कौन जी लोग हैं? हमारी यहीं पे हैं, अच्छा। हमारे साथ ही हैं, यहीं रहती हैं। और माता जी हमारी टीचर थी जूनियर हाई स्कूल में। पिताजी हमारे इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। ओह। दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं। मुझे उन्होंने उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग क्योंझर है वहाँ से पढ़ाई कराई, तो वहाँ से पढ़ लिख के मैं निकला। मेरे एक भाई हैं जो इंजीनियर हैं। तो एक सामान्य परिवार से हम लोग नाता था। लोगों की दुख तकलीफ़ को देख के मन में तकलीफ़ होती थी, तो इसलिए सेवा के काम में लगा, लोगों की मदद करने के काम में लगा। अपने शहर के अंदर काम करता था संस्था बना के। फिर रघु ठाकुर जी से मुलाकात हुई, एक प्रख्यात समाजवादी नेता। उनसे लोहिया के विचारों के बारे में जाना, गांधी जी के विचारों के बारे में जाना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बारे में जाना, और उससे प्रभावित होकर फिर उनके साथ हमने काम किया। और अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। उस पे मैं आऊँगा, उस पे आता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कैसे मुलाकात हुई। हाँ। समाजवादी युवजन सभा में अखिलेश जी के साथ, उस समय अखिलेश जी के पास सारे फ्रंटल उनका वो इंचार्ज होते थे, तो मैं उस समय प्रदेश का सचिव था। ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल से 2007 के आसपास, अच्छा। 2008-9 के आसपास। मतलब उनसे जुड़े रहे आप अखिलेश जी से? अच्छा। तो फिर 11 में अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया। हाँ। और उसके पहले अरविंद जी से हमारी मैं दो तरह के काम करता रहा। पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से कैसे हुई थी? थोड़ा पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से ऐसी हुई थी कि एक प्रोग्राम किया था संदीप पांडे जी ने शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे चर्चा का लखनऊ में। अच्छा। संदीप पांडे जी जिनको मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित जी किया जी गया। बिल्कुल। हाँ। तो उसमें अरुणा राय जी आई थी और अरविंद केजरीवाल जी आए थे। तो अरविंद केजरीवाल जी का परिचय कराया गया कि ये परिवर्तन संस्था चलाते हैं, और केजरीवाल साहब ने वहाँ पे भाषण दिया और ये बताया गया कि IRS की नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, तब नौकरी कर रहे थे वो? तब वो नौकरी कर रहे थे। अच्छा। तो IRS थे उस वक्त। हाँ। तो ये बताया गया कि छुट्टी लेके और ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो बोले तो बड़ा अच्छा लगा, और जब बातचीत ख़त्म हुई, लंच का टाइम हुआ, तो मैं उनके पास गया। मैंने ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत की उनसे, तो उन्होंने मुझे सूचना के अधिकार के बारे में थोड़ी बात उन्होंने की। फिर उन्होंने घूस का घूसा अभियान चलाया 2005 के आसपास संभवतः। अच्छा। तो उसमें RTI का आंदोलन था कि जिसमें आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके जनता का काम कराइए। तो मैं तो छोटे से शहर सुल्तानपुर में काम करता था, तो मैंने वहाँ पे RTI लगा के 3 ऐसे काम करवाए। एक FIR कुछ लोगों की दर्ज नहीं हो रही थी, वो एक टेलीफोन करीब 10 साल से नहीं लगा था किसी का वो, और एक कोई और काम था। तो 3 काम मैंने ऐसे कराए जो कि फ्रंट पेज पे अखबारों में छपा कि इन्होंने RTI लगाया। वो 15 दिन का अभियान था, इन्होंने RTI लगाया और सरकारी विभाग ने ये काम कर दिया। तो केजरीवाल जी उससे बड़े प्रभावित हुए कि भाई ये कौन सा लड़का है, किसने ऐसा, तब ज़्यादा परिचय भी नहीं था। तो अश्वती और विभव उनके ऑफिस में जुड़े हुए थे, वो काम देखते थे। तो इनके यहाँ से फ़ोन गया कि भाई आपका जो है वो सब जितना आपने 15 दिन में जो भी काम किया है, तो उसके सारे अखबार की कटिंग वगैरह हमको दे दिए, लेकर मिलिए। हाँ। तो मुझे याद है कि रघु ठाकुर जी ने एक आंदोलन यहाँ पे किया था जंतर मंतर पे, मैं उसमें आया, तो मैं वो फाइल लेके आया। फिर वहाँ विभव मुझसे मिलने के लिए आया। वो फाइल मैंने विभव को सौंपी कि भाई ये काम था 15 दिन में जो हमने किया था। उसके बाद उन्होंने स्वराज का आंदोलन शुरू किया। फिर ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। फिर मुझे याद है 8-9 के दौरान उन्होंने स्वराज आंदोलन शुरू किया। अच्छा, ये 2005 की बात तब बता रहे हैं? हाँ, उसका 2-3 साल वैसे गुजर गए। उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही, फिर 2008 में फोन पे बात हो गई। हाँ। ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो फिर मेरी एक स्वराज का आंदोलन शुरू हुआ। उसमें एक मीटिंग उन्होंने उस समय इलाहाबाद, मौजूदा प्रयागराज में एक मीटिंग उन्होंने बुलाई। तो वहाँ पे करीब 30-35 लोग थे, मुझे भी उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ गया। फिर वहाँ भी मुलाकात हुई।
तो हमसे बोले कि इससे जुड़िए। मुझे अच्छी लगी बात उनकी, तो मैंने उनकी एक मीटिंग अमेठी में कराई, एक सुल्तानपुर में कराई स्वराज की, और फिर मुझे स्वराज के तहत गांव-गांव में मीटिंग करने का उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो मैं वो काम करता रहा 2009 के आसपास। तो मैं युवजन सभा से भी जुड़ा था राजनीतिक कामों के लिए और सेवा के कामों के लिए अपनी संस्था और राष्ट्रीय स्तर से इनके साथ जुड़ के केजरीवाल जी के साथ। तो वो काम करता रहा। फिर इसी दौरान एक आंदोलन में मेरी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मैं आंदोलन कर रहा था, उसमें लाठीचार्ज हुआ हमारे साथियों पे और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। तो याद है मुझे कि ये उस समय केजरीवाल साहब किसी काम से पटना गए थे। पटना से फिर वो मुगल सराय में रात में ट्रेन से उतरे और फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ी ली और रात में करीब 3-3:30 बजे मेरे घर पे पहुँचे और फिर डीएम से उन्होंने बातचीत की। पिंकी जोवेल वहाँ पे डीएम थे, मुझे उनका नाम भी याद है। तो बल्कि उन्होंने फिर शिकायत की कि साहब ये लड़का तो हमें आप, उनका हमारे दोस्त हैं, आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है, उनको छोड़ दीजिए। तो कहने लगे कि अरे वो तो बहुत परेशान करके रखते हैं, रोज़ आंदोलन करते हैं, ऐसा वैसा करके। तो अच्छी बात ये लगी कि फिर मेरी रिहाई हुई और जब मैं आया तो बोले कि केजरीवाल साहब ने कहा कि एक बात तो अच्छी लगी कि जब प्रशासन किसी की बुराई करने लगे इसका मतलब कोई आदमी ठीक से काम कर रहा है। तो ये उनकी उस समय समझ थी। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे उनके साथ जुड़ाव बना जी। और फिर जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे सुल्तानपुर और अमेठी 2 जिलों और रायबरेली, ये 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेठी तब सुल्तानपुर में ही था और रायबरेली बगल का जिला था। तो क्योंकि एक जगह से राहुल गांधी जी थे, एक जगह से सोनिया गांधी जी थी और वो आंदोलन पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था। तो बहुत अच्छे ढंग से मैंने वहाँ पे आंदोलन चलाया जब अन्ना जी यहाँ 5 दिनों के लिए अनशन पे बैठे हुए थे, यहाँ पे रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान जी। उसके बाद जब अगस्त का आंदोलन हुआ तो एक दिन केजरीवाल साहब को मैंने ही फ़ोन किया जब उन्होंने यहाँ पे आंदोलन अगस्त वाला शुरू किया। तो शायद तब गिरफ्तारी हो गई थी अन्ना जी की। तो मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने उठा लिया। तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली आना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है आप आ जाओ। तो मैंने अपना फ़ोन ऑफ किया। एक बोलेरो होती थी घर पे, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि चलो चलना है, कपड़ा अपना पीछे रख लिया और उसको बोला कि जब दिल्ली पहुंच जाना तब फ़ोन उठाना पापा का, उसके पहले फ़ोन मत उठाना। तो वहाँ से सीधे मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली पहुँच के फिर मैंने पिताजी को बताया तो थोड़ी उन्होंने डांट लगाई, अरे तुम बता देते ऐसे कैसे चले गए तुम, ये ठीक नहीं है। तो फिर मैं आया और रामलीला मैदान पहुँचा और तब से फिर अच्छा, वहाँ से फिर लगातार फिर रहे आप लोग, साथ रहे, लगातार साथ में रहे। अच्छा, तो ये पूरा आपका आंदोलन का उसका। लेकिन एक चीज़ संजय जी, कभी कभी आपको मन में मलाल होता है क्या? बड़े बड़े नेता इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, क्यों अलग होते चले गए सभी लोग? अब देखिए, मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया है कि जिन साथियों के साथ काम किया और आज वो किसी भी कारण से अलग हुए, तो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी मीडिया में आज तक ना कभी किया हूँ, ना मैं कोई उस पर बात करना चाहता हूँ। तो ठीक है, बस कुमार विश्वास क्यों चले गए? मैं कभी किसी पे कमेंट नहीं करता। आप कभी नहीं सुने होंगे कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं। नहीं, बाकी जिनकी मर्जी है जो बोले, मैं तो नहीं बोलता। नहीं तो इससे संगठन तो कई जो बार है, कुमार विश्वास जो भी टिप्पणी करते हो या बाकी लोग जो भी टिप्पणी करते हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी के साथ काम किए हैं, उसके साथ आपकी पटरी खाई नहीं खाई, किसी बात पे आपका विरोध मतभेद हो गया, तो फिर उसके बारे में आपको कोई बात नहीं करनी चाहिए। फिल्में देखते हैं आप? फिल्म देखते हैं? फिल्में देखता हूँ। किस तरह की फिल्में? फिल्में हर तरह की देखता हूँ। फिल्में कोई मतलब ऐसा तो है नहीं उसमें नहीं, मतलब कई लोगों की धार्मिक फिल्में ही देखते हैं, हम रोमांटिक फिल्में देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कोई भी फिल्म देखता हूँ। नए ज़माने की फिल्म हो, पुरानी फिल्म हो, सब नए ज़माने की फिल्म हो, पुरानी फिल्म हो, देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ। ज्योतिबा फूले को लेकर एक फिल्म आने वाली है,
उसमें 22 कट लगाए गए हैं, इस तरह की खबर है। हाँ, वो बहुत गलत काम किया है, क्योंकि देखिए, आप केरला स्टोरी को कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कश्मीर फाइल्स को कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसको सेंसर बोर्ड पास करता है। साबरमती एक्सप्रेस को आप खुद प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं, कश्मीर फाइल्स को सारे इनके बीजेपी के नेता प्रमोट करते हैं। छावा फिल्म के बारे में डायरेक्टर ने खुद से माफ़ी मांगी और कहा कि हमने इतिहास के गलत तथ्यों को आपके सामने परोसा, उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसे फिल्म को आप प्रमोट करते हैं, लेकिन जो समाज की सच्चाई रही, और आज भी ऐसी पीड़ा समाज के दलित शोषित वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ती है। कभी मंदिर में प्रवेश नहीं, कभी स्कूल में दाखिला नहीं, कभी आरक्षण के नाम पे उनके साथ भेदभाव। तो ये जो होता है, एक ज़माने में वो कई गुना ज़्यादा था। यानी कि आप कल्पना कीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस तालाब में जानवर को पानी पीने की इजाज़त थी, उस तालाब में दलितों को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, और महाड़ का आंदोलन किया उन्होंने सिर्फ पानी पीने के लिए, तालाब में पानी पीने के लिए। और दलितों के घर जला दिए गए, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ज्योतिबा फूले जी, जिनको महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी ने समाज के दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा देने के लिए जो संघर्ष किया, उसके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर आधारित एक फिल्म थी फूले। 11 अप्रैल को उसको रिलीज होना था, उस पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दिया। तो 21 अप्रैल को हम लोग इसको लेके पूरे यूपी में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये तो गलत बात है, आप कैसे रोक लगा सकते हैं? उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो भी ब्राह्मण हैं। फिल्म के डायरेक्टर कह रहे हैं भाई हम दोनों पक्ष दिखाएंगे। हमने दिखाया है फिल्म में, एक वो जो उनके ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है और उनको रोका जा रहा है सवर्ण समाज के लोगों की ओर से कि आप शिक्षा नहीं दे सकते दलितों को, और दूसरा वो कि सवर्ण समाज के लोगों ने ही उनकी बाद में मदद की। दोनों हमने दिखाया है, आप इसको दिखाने से कैसे रोक सकते हैं? तो इसलिए मैंने बोला इस बात। अच्छा, तो 21 तारीख को इसको लेकर आप लोग कुछ धरना 21 प्रदर्शन तारीख वगैरह को कर हम रहे हैं? लोग पूरे यूपी में इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि जेल के प्रति बड़ा आपका आकर्षण रहा है। मतलब युवा थे तब भी जेल कई बार गए, हाल के दिनों में भी जेल गए, सत्ता में आने के बाद भी जेल में। अब जो इधर हाल फिलहाल के दिनों आप में गए थे, कैसा वक्त गुजरा, कुछ उसका अनुभव साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए। उन्होंने तो मेरा बुरा करने के लिए मुझे जेल भेजा था, लेकिन जेल का मैंने खूब सदुपयोग किया। जब मैं ईडी के लॉकअप में था, मैंने पहली किताब मंगाई नेल्सन मंडेला जी के जीवन पे, कि मुझे मालूम था कि सबसे लंबा समय उन्होंने जेल में काटा है, 27 साल, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने उनको पढ़ा, तो मैंने पढ़ा कि किस तरह से छोटी कोठरी में उनको रखा गया, किस तरह से फुल पैंट पहनने के लिए उनको हाफ पैंट दिया जाता था पहनने के लिए, फुल पैंट पहनने के लिए कई वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उनसे मजदूरी कराई जाती थी, किस तरह से उनको जेल में यातनाएं दी जाती थी। ये सब कुछ पढ़ा मैंने, उनका पूरा जेल के जीवन का संघर्ष और उसके बाद कैसे उन्होंने काम किया। उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। गांधी जी की जीवनी जो मैं पहले भी पढ़ चुका था, सत्य के प्रयोग, दोबारा फिर से मैंने पढ़ी कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ होती है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ रखा जाता है आम कैदियों के साथ, क्या होता है उनके साथ, गाली गलौज, तमाम अश्लील हरकतें उनको करके उनके साथ के कैदी दिखाते हैं, जिस पे वो जेल के अंदर संघर्ष करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, फिर भारत आते हैं, फिर आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। पूरा जीवन उनका वो पढ़ा। फिर शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, उनके साथियों के जेल संघर्ष को पढ़ा। फिर एक एम सिंह जी थे, उन्होंने मुझे किताब भेजी आज़ादी के दीवाने, तो वो किताब मैंने पढ़ी। जेल में मेरे पास चिट्ठियाँ आती थी कुछ कुछ लोगों की, तो एक चिट्ठी आई ऐसी अनजान सी, मैं नाम भी उनके, फिर वो बाद में मुझसे मिलने आए जब मैं जेल से छूट के आया, तो उन्होंने एक किताब मेरे पास भेजी। वो किताब मैंने पढ़ी कि काला पानी में किस तरह से यातनाएं दी जाती थी हमारे क्रांतिकारी। शहीद आजम भगत सिंह ने किस तरह से जेल के अंदर अनशन किया, संघर्ष किया, और उनके साथियों को जब उम्र कैद की सज़ा हो गई, उनको फांसी की सज़ा हो गई, तो उनके पास
अंतिम रात मिलने लोग पहुँचे तो जयदेव कपूर जी ने उनसे कहा, जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी और साउथ के किसी जेल में उनको ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती किया कि भाई हमें अपने दोस्त से मिलने दीजिए। तो जो जेल का जेलर था वो मान गया, उसने मुलाकात कराई। तो जयदेव कपूर जी ने कहा, सरदार डर तो नहीं लग रहा है? तो भगत सिंह जी ने पलट के कहा कि नहीं, अब तो जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर है, तुमको आगे सोचना है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ये बहादुरी थी उनके अंदर। उनके भाई उनसे मिलने के लिए आए, कुलतार सिंह जी, और जाते समय जब भगत सिंह ने उनका चेहरा उदास देखा तो उनको एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के बारे में उस किताब में लिखा था, और अंत में उस चिट्ठी की एक बड़ी शानदार लाइन लिखी थी जो मुझे याद है कि उन्हें ये फ़िक्र है हरदम, नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो भगत सिंह की ये लाइन कई दिन तक मेरे दिमाग में गूंजती रही कि कैसे जज्बे के लोग रहे होंगे, कैसे साहसी हिम्मती लोग रहे होंगे। मैंने काकोरी आंदोलन को पढ़ा, हाँ, जिसमें जिस दिन सज़ा सुनाई जानी थी, फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सब लोग इतर लगा के निकले, नहा धो के, धोती कुर्ता पहन के। नहीं तो वो सब तो आज़ादी के दीवाने थे ना। तो नहीं, मैं आपको मैं आपको क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैंने इन सब के बारे में पढ़ा, और उनके ऊपर भी तमाम झूठे मुकदमे, उनको आतंकवादी कहा जाता था, उनके बारे में तमाम दुष्प्रचार उस ज़माने की एजेंसियां करती थी, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, मुकदमे लगाए गए। हमने सोचा हम पे भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, कुछ सच तो है नहीं, सच मिल जाएगा तो ये तो फांसी चढ़ा देंगे। और मैं तो कहता हूं अगर सच मिल जाए तो आप फांसी चढ़ा दीजिए, नहीं वो ठीक कुछ है, भी गलत मिल जाए। लेकिन जेल में आपने कह दिया कि बाथरूम में कैमरे लगा दिए गए, ये तो उनके साथ नहीं हुआ होगा ना। ये भी हुआ, और मैं पकड़ा कैसे ये भी बताता हूं। बाथरूम में कैमरा कैसे कोई लगा? मैं आपको बताता हूं ना कैसे पकड़ा मैंने। हाँ, मेरी मॉनिटरिंग होती थी, जेलर के सुपरिंटेंडेंट के कमरे से मेरी मॉनिटरिंग होती थी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे 2, एक जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे का जाल था, और जिस सेल में मैं रहता था वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ था। तो मैं एक दिन जब जो मुलाकात होती थी वो जेलर के कमरे में ही होती थी, जो हमारे वकील आते थे उनसे। तो मैं बैठा था तो मैंने देखा कि हमारे कमरे का बाथरूम दिख रहा है इनके जो अच्छा, उस मॉनिटर में हमने देखा, मॉनिटरिंग हो रही थी जिस टीवी के ऊपर फ्रेम उसमें। तो मैंने कहा कि इसको ज़रा जूम कीजिए, तो जूम किया उन्होंने, तो उसमें दिखा कि वो बाथरूम का हिस्सा दिख रहा है। अच्छा, तो हमने कहा कि आप, ये शायद तीसरे चौथे दिन की बात है। तो मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत आपने कैमरा लगा रखा। नहीं ये कैसे गलती हो गई, मैं देखता हूँ, पता करता हूँ। फिर वो उन्होंने अपना स्टाफ भेजा, फिर वो कैमरे का एंगल उन्होंने चेंज किया। फिर जाके मैंने देखा तो फिर जहाँ मैं सोता था, जहाँ टीवी देखता था, जहाँ पे बैठता था, पढ़ता था, तो वो सब हिस्सा आता था, लेकिन बाथरूम का हिस्सा उन्होंने फिर अलग किया। और मैं नाम तो नहीं लूँगा, मुझे एक अधिकारी ने कहा थोड़ा आप उदास रहा कीजिए। हमने कहा क्यों? तो बोले कि नहीं, ऊपर से हमें टाइट किया जाता है कि कुछ कर ही नहीं रहे तुम लोग कि हंसता मुस्कुराता कैसे दिख रहा है। तो हम लोग टीवी पे फिल्म देखते थे। हर बैरक में टीवी होती है, वहाँ हर सेल में टीवी होती है। वहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट है, वहाँ वॉलीबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जगह है। तो और एक जगह है जहाँ पे कबूतर और कुछ पशु पक्षी हैं, तो उनको दाना वाना खिलाने में पहुँच जाता था। तो 1 घंटे में जाके म्यूज़िक रूम में बैठता था, गाने वाने गाता था, खूब सोया। गाने वाने गाते हैं क्या आप? हाँ, गाने गाता हूँ। अच्छा। और खूब सोया आराम से। तो इन सब चीज़ों से वो थोड़ा विचलित हुए, या जो भी उनको लगा होगा कि ये तो उल्टा पड़ गया। यानी जो हमने और आपने देखा होगा कि जब भी मैं अपने कोर्ट की तारीख पे आता था, मैं अपने बयान दे के जाता था। फिर जब मैं जेल से बाहर भी आया, तब भी आपने देखा होगा कि मैंने 1 मिनट भी संकोच नहीं किया। और वो भी मुझे याद है कि जब
मुझे छोड़ने के लिए जेल के अधिकारी बाहर लेके आ रहे थे, तो उसमें से एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि सर एक अनुरोध करना है आपसे। हमने कहा बताइए। तो बोले कि अब मोदी जी के खिलाफ कुछ मत बोलना। तो हमने कहा क्यों? तो कहने लगे कि वो आप अच्छे आदमी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा जेल में आए। तो हमने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको? बोले नहीं सर, आप इसका ध्यान रखिएगा। एक उन्होंने अपनी तरफ से शुभचिंतक के तौर पे अपनी बात कही। फिर मैं जब आया तो वहाँ पे एक जेल की ऑफिसर थी, तो उन्होंने जय हिंद बोला, मैंने उनको जवाब में जय हिंद बोला, और उन्होंने कहा कि सर झुकना नहीं है। तो मैं बाहर आया और फिर मैं वो गाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ के फिर मैंने वहाँ पे बोला और फिर आके ऑफिस में बोला। और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जिस रास्ते पे बढ़ चुके हैं, इनके खिलाफ लड़ना है तो लड़ना है, और इससे ज़्यादा ये कष्ट क्या देंगे। अखिलेश जी मेरी आप खुद में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन कई बार परिवार के लोगों को तो तकलीफ़ होती है। बिल्कुल होती है। तो मेरी माँ परेशान रहती थी, वो पूछती थी घर वालों से कि भाई उनसे मुलाकात क्यों नहीं करा रहे हो हमारी, मुझे जेल में लेके चलो, मैं मिलना चाहती हूँ। तो मैंने घर वालों को मना कर रखा था कि नहीं, मुझसे कोई मिलने वहाँ पे नहीं आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तो बात हो ही जाती है, और 5 मिनट की रोज़ कॉल होती थी जिसमें पत्नी से और घर वालों से बात हो जाती थी। तो फिर माता जी जिद करने लगी कि नहीं मुझे मिलना है। तो मुझे आँख दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लाया जाता था, तो माता जी का भी इलाज उसी डॉक्टर से होता है, उन्हीं डॉक्टर साहब से। तो वहाँ पे मम्मी अपना आँख दिखाने पहुँची और मैं पुलिस के द्वारा वहाँ लेके मुझे पहुँचे। तो जब मैं जेल से निकलता था तो वहाँ से कुछ न कुछ खाने के लिए और एक बोतल पानी का मुझे दिया जाता था कि रास्ते भर आने जाने में आपको यही खाना है और यही पानी पीना है, और आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलता भी नहीं था। तो मम्मी बैठी हुई थी वहाँ पहले से, तो मैं पहुँचा, उनका मैंने पैर छुआ, उनके बगल बैठ गया। तो पुलिस वालों को अंदाज़ा लग गया कि कोई ये इनकी जानने वाली हैं जो बुज़ुर्ग महिला है। तो मेरे बगल बैठ के उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ठीक से हो? हमने कहा हाँ। तो बोले कि तो खाते क्या हो वहाँ पे? तो मैं चना लेके गया हुआ तो मैंने उनको दिखाया और गुड़ था मेरे पास, तो मैंने कहा यही खाता हूँ। तो बोली कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर थोड़ी देर अपना बैठी नहीं, कुछ अपना बात किया उन्होंने। फिर मैंने देखा कि वो अपना रोते हुए धीरे से रोते हुए जा रही थी, और मुंह छिपा के कि मुझे ऐसा ना लगे कि कमज़ोर ना हो आप। हाँ। तो फिर वो अपना, तो फिर मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा और कष्ट क्या दे सकते हैं। मोदी जी को जो करना था उन्होंने किया, हमको जो करना है हम कर रहे हैं। उनको लगता है उनका रास्ता ठीक है, मुझे लगता है मेरा रास्ता ठीक है। तो अब हाँ। मुझे तो मुझे एक जेल से आने के बाद किसी और एक वरिष्ठ हमारे शुभचिंतक ने मुझे सलाह दी, जो बड़े पद पे हैं। उन्होंने कहा कि देखो अब ज़्यादा मोदी के खिलाफ मत बोलना। तो हमने कहा सर अगर मोदी जी बहुत कोशिश कर लें तो मेरी ज़िंदगी का एक भी मिनट घटा नहीं सकते, क्योंकि मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। और मोदी जी बहुत कोशिश कर लें तो मेरी ज़िंदगी का एक भी मिनट बढ़ा नहीं सकते। तो फिर डरने का क्या सवाल है, और क्यों डरूं? अगर कुछ गलत किया हूं तो डरूं, जब कुछ गलत किया नहीं तो डरूं क्यों? इसलिए कि आप सरकार में हैं, इसलिए कि आप तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे डर जाऊं? वो ठीक नहीं है। तो मैंने ये रास्ता तय किया कि नहीं, सही बात के लिए इनसे लड़ना, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई मतलब जेल जाकर आप और मजबूत हुए। जो पूरा वृत्तांत आपने बताया उससे मैं समझ मुझे मजबूत किया। जेल की यात्रा ने कमजोर कहीं से भी कमजोर नहीं किया। हाँ। और कोई भी एक क्षण के लिए नहीं बता सकता कि मैं कभी कमजोर पड़ा हूं। अब कुछ हल्के फुल्के सवाल, पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हम लोग हैं। एक बात सोशल मीडिया पे आपके बारे में बहुत कही जाती है कि आप टिकट ब्लैक किया करते थे, क्या मामला है ये? मैं देखिए क्या है कि बीजेपी की क्या प्रैक्टिस है, उनका तरीका क्या है, आपके बारे में एक झूठ को 10 लाख बार बोलेंगे और आपको बदनाम करेंगे, वो चीज़ आपके ऊपर चिपकाने की कोशिश करेंगे।
तो उन्होंने एक शब्द मेरे लिए निकाला, टिकट ब्लैक किया। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं अगर दिल्ली के मौसम का हाल लिखूं तो उसके नीचे लिखते हैं वो टिकट ब्लैक। मैं किसी के लिए शोक संदेश लिखूं जी। उसके नीचे लिखते हैं टिकट ब्लैक किया। हाँ। मैं बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ लिखूं उसके नीचे लिखते हैं। तो ये एक उन्होंने मुझे, जैसे अब मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, पिताजी मेरे टीचर थे, सामान्य परिवार से हूँ, तो इससे अच्छा उनको बदनाम करने का और क्या तरीका हो सकता है। हाँ, ये ऐसे ही है। मुझे लगता है कि इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जी। जब आपके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है, इसका मतलब कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे विपक्ष परेशान हो रहा है, आपका जो विरोधी है वो परेशान हो रहा है। इसलिए जब टारगेट किया जा संजय रहा है। सिंह खड़े होते हैं बोलने के लिए तो 122 बीजेपी के सदस्य खड़े होकर चिल्लाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो इनको चुभ रही है, बात जो सच है। तो उसके लिए उन्होंने उनका तंत्र विकसित है ही है। सोशल मीडिया में तो उन्होंने पैसे दे के पता नहीं कितने लोगों को लगा रखा है। एक टीम मेरे खिलाफ लगा रखी है। अच्छा। वो लिखते रहते हैं। इन्होंने ये पे चस्पा कर दिया है। हाँ, तो ना मैं उसको देखता हूँ जी। ना पढ़ता हूँ। आप जैसे कुछ लोग जब कभी पूछते हैं तो जवाब दे देता हूँ। तो मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से पिताजी ने करवाई, मुझे उड़ीसा भेजा पढ़ने के लिए। मतलब कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि तो सिनेमा हॉल के बाहर जाके टिकट ब्लैक करें। पिक्चर मैं जरूर देखता हूँ। और मेरा घर परिवार भी ऐसा सक्षम है कि भाई दो वक्त की रोटी के लिए कभी कोई संकट नहीं ना रहा पहले, ना अभी है, ना ईश्वर की कृपा से आगे होगा। तो लेकिन अब ये है कि बीजेपी को दुष्प्रचार करना है तो वो इस शब्द को प्रचारित करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बड़े राजनेताओं के नाम आपके सामने लूंगा, उनसे क्या आप सीख सकते हैं या कोई और क्या सीख सकता है, मैं आपसे पूछूंगा। अरविंद केजरीवाल, छोटे में सर, एक दो लाइन में बताइएगा। देखिए, एक जुझारू व्यक्ति हैं। अगर कुछ ठान लिया तो उस आदमी के अंदर ऐसा जुनून होता है कि इसको करके दिखाना है, और करके दिखाया उन्होंने, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या कठिनाई सामने आ रही। तो एक जुनूनी नेता मैं कह सकता हूँ। ठीक है। नरेंद्र मोदी अपने नफरती एजेंडे को भी प्रचारित करने में इस देश में सफल रहे, और समाज को उन्होंने बहुत तरीके से डिवाइड किया, जिसका लाभ राजनीतिक रूप से उनको जरूर मिला लेकिन देश को नहीं मिला। मतलब सीखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब नहीं। अब आप ये क्या, कुछ लोगों को अच्छा लगता हो वो सीखें, मैं तो नहीं समझता कि इसमें। अमित शाह ने, आप कहिए तो उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया। राहुल गांधी का व्यक्तित्व, उन्होंने पदयात्रा देश भर में की, कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन की लगती है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या करना है। वो एक दुविधाजनक राजनीति के शिकार है, जो मुझे लगता नहीं कि उससे कोई फायदा है। योगी आदित्यनाथ के मन में जिस प्रकार की नफरत, दुर्भावना समाज के एक बड़े वर्ग के प्रति है, मैं समझता हूँ वो किसी मुख्यमंत्री के लिए ठीक बात नहीं। ममता बनर्जी निश्चित रूप से एक जुझारू महिला है। लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, 25 दिन का अनशन किया है उन्होंने, और संघर्षों से उन्होंने सड़क के जरिए संसद और फिर विधानसभा में सफ़र तय किया है। मैं उनको एक संघर्षशील महिला के रूप में देखता हूँ। नीतीश कुमार पे तो जो शब्द लोगों ने निकाल के रखा है, बात बात पे पलटने का, कभी इधर आने का, कभी उधर आने का, ऐसे थे नहीं नीतीश कुमार जी। लेकिन ये जो समाजवादी आंदोलन से वो भी जुड़े रहे। हाँ, अच्छे नेता थे, लेकिन जो उनका अभी पिछले 10 साल में रहा, उससे बड़ी निराशा हुई आपको। तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता है बिहार की राजनीति में, और ठीक काम, संभावनाएं देखते हैं आप उनमें? हाँ, रोजगार को लेके तो उन्होंने पिछले सरकार के दौरान काम किया ही था। अखिलेश यादव एक प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं। आप उनके जितने प्रोजेक्ट एज ए मुख्यमंत्री देखिए, चाहे वो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, जेपी का सेंटर हो जिसको चलने ही नहीं दिया बीजेपी वालों ने, रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, या जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने अपने दौरान
112 शुरू किया, एम्बुलेंस की सेवा शुरू की, तमाम चीज़ें अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया मुख्यमंत्री के तौर पे। और मैं समझता हूँ कि एक विकास की सोच रखने वाले इंसान हैं। ठीक है। अमूमन संजय जी, जब मैं पॉडकास्ट ख़त्म करता हूं तो अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और दर्शकों को कहता हूं कि फिर आपको मिलवाऊंगा किसी शख्सियत से। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर 2 लाइन के लिए भी अगर कोई गाना आप गुनगुना के हमारे दर्शकों को सुना दें बिल्कुल आखिरी में। एक जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं और जो गाना हम लोग अपने आंदोलन में, पार्टी में अक्सर गाते हैं, तो वही मैं लाइनें सुनाता हूँ जी। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब। रुके न जो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। शुक्रिया, थैंक यू।